Again, good morning and welcome to our 12th history class. Last topic we had studied about the strategies for increasing production and before that a changing countryside. A changing countryside के बाद अपन देखते हैं डिफरेंस इन रूरल सोसाइटी. ठीक है, रूरल सोसाइटी में अब क्या होता है बेटा, जब समाज होता है, जब कोई भी जहाँ कोई भी समाज है तो वो समाज के अंदर क्या होगा, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस तो होते ही हैं. और एक सबसे मेन डिफरेंस जो होता है वो अमीर गरीब का होता है समाज के अंदर. ठीक है, तो अपने इंडिया के अंदर तो खैर यही डिफरेंस है, बट अगर आप बाहर देखेंगे जैसे अमेरिका के अंदर देखते हैं, इंग्लैंड के अंदर देखते हैं, फ्रांस, जर्मनी, वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर देखते हैं, तो वहाँ ये डिफरेंसेस तो है, बट एक सबसे बड़ा डिफरेंसेस वहाँ पे समाज के अंदर काले और गोरों का भी है. हाँ, उस तरह का हर समाज के अंदर डिफरेंस होता है. अब यहाँ पे क्या, अब अपन यहाँ गांव के अंदर आ गए. रूरल मीन्स विलेज. तो डिफरेंस इन रूरल सोसाइटी, तो उसका जो अगर अपन इसको हिंदी ट्रांसलेट करते हैं डिफरेंस इन रूरल सोसाइटी के, तो इसका हिंदी ट्रांसलेशन होता है ग्रामीण, यानी कि गांव में रहने वाले ग्रामीण जो लोग होते हैं वो ग्रामीण कहलाते हैं. ग्रामीण समाज में विभिन्नताएं, डिफरेंसेस मीन्स विभिन्नताएं. अब क्या क्या विभिन्नताएं थी उसके अंदर, वो अपने को यहाँ पे देखते हैं अपन क्या क्या थी. While these technologies often led to an increase in production, the benefits were very uneven. What is evident is that there was a growing differentiation amongst people engaged in agriculture stories, especially within the Buddhist tradition, refer to landless agricultural laborers, small peasants, as well as large landholders. The term Gahapati was often used in Pali text to designate the second and third categories. The large landowners, as well as the village headmen, whose position was often hereditary, emerged as powerful figures and often exercised control over other cultivators. Early Tamil literature, the Sangam texts, also mention different categories of people living in the villages: large landowners or velar, plowmen or usavar, and slaves or adimai. It is likely that these differences were based on different access to land, labor, and some of the new technologies. In such a situation, questions of control over land must have become crucial, as these were often discussed in legal texts. तो यहाँ पे जो है ग्रामीण समाज की विभिन्नताएं मीन्स डिफरेंसेस इन रूरल सोसाइटी. अब अपन ने देखा कि स्ट्रेटेजी जो अपन ने क्रॉप्स इंक्रीजिंग क्रॉप्स की स्ट्रेटेजी जो थी, क्रॉप्स को बढ़ाने की, क्रॉप्स का प्रोडक्शन इंक्रीज करने की जो स्ट्रेटेजीज थी, वो अपन ने पिछले पैराग्राफ के अंदर पढ़ी थी. लास्ट टॉपिक के अंदर अपन ने उसको पढ़ के क्लियर किया था. तो उसी बेस पे अपन आगे चल रहे हैं. खेती की नई टेक्निक, ये जो नई टेक्निक्स उन्होंने जो क्रॉप्स प्रोडक्शन के लिए की थी, से उपज यानी कि प्रोडक्शन तो बढ़ा, लेकिन इसका लाभ क्या थे, इसके प्रॉफिट क्या थे, समान नहीं थे. अब देखिए समाज में किसी का प्रॉफिट एक समान नहीं रहता. आज अपन भी अपने समाज में रहते हैं, मोहल्ले में रहते हैं, या इंडियन कम्युनिटी में रहते हैं, इंडियन समाज में रहते हैं, तो अपने सबका इनकम क्या है, प्रॉफिट एक जैसी नहीं है. किसी की ज्यादा है, किसी की कम है, किसी की क्या है, किसी की क्या है. अपन किसी की कह नहीं सकते कि भाई इसकी और मेरी इनकम बराबर है. कभी हो भी सकती है और कभी नहीं भी हो सकती है. तो इनकम क्या है समाज के अंदर कभी बराबर नहीं रहती. तो इसीलिए क्या था, जो भी लाभ होता था, जो भी प्रॉफिट होता था, जो भी इन्होंने टेक्नोलॉजिकल इन वो किया था, न्यू टेक्नोलॉजीज लगाई थी, और उससे जो प्रोडक्शन बढ़ा था एग्रीकल्चर का, उससे जो प्रॉफिट होता था वो कम्युनिटी के अंदर, समाज के अंदर एक जैसा समान नहीं था. इस बात के प्रमाण मिलते हैं, इस बात के एविडेंस मिलते हैं कि खेती से जुड़े लोगों में
बहुत ज्यादा भेद यानी कि डिफरेंस बढ़ता जा रहा था। खेती से जुड़े लोगों के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंसेस बढ़ते जा रहे हैं। अब खेती किसके ऊपर होती है? अब अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी है और इकोनॉमिक्स पढ़ते ही आपके पास इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है, तो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये चारों होते हैं। तो लैंड क्या है? लैंड सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर लैंड ही नहीं होगा, अगर जमीन ही नहीं होगी तो कुछ काम ही नहीं होगा। अगर जमीन ही नहीं है तो लेबर क्या क्या करेगा? कुछ भी नहीं कर सकता, लेबर का काम ही नहीं है। लैंड ही नहीं है तो कैपिटल भी नहीं होगा, क्योंकि मिनरल्स वगैरह, प्लांट्स वगैरह वो तो सब लैंड से ही मिलते हैं। अपने को जितनी चीजें मिलती है सब लैंड से ही मिलती है। तो लैंड एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसीलिए ये यहाँ पे कह रहे हैं कि जो खेती से जुड़े लोग, जो लोग फार्मिंग से जुड़े हुए थे, उनके क्या थे, उनके आपस में डिफरेंसेस बढ़ते जा रहे थे। अब खेती, ध्यान रखना, खेती किसके ऊपर होती है? लैंड से। तो लैंड से जुड़े लोग यानी कि एग्रीकल्चर लैंड से जुड़े लोग। और कहानियों में विशेषकर जो बौद्ध कथाएं, कथाएं मीन्स कहानी, जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट थे या बुद्धिस्ट स्टोरीज थी, में जो लैंडलेस फार्मर्स थे, ठीक है, और छोटे किसान थे यानी कि स्मॉल पीजेंट्स, छोटे किसान थे, स्मॉल पीजेंट्स, और बड़े बड़े जमींदार, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स का जिक्र अपने को बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अंदर मिलता है। यानी कि लैंडलेस फार्मर्स, वो फार्मर्स जिनके पास कोई जमीन नहीं थी। दूसरे छोटे छोटे किसान, और तीसरे बड़े बड़े जमींदार। उन सबके जो उन सबके बारे में अपने को किस में मिलता है? बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अंदर अपने को मिलता है। और द टर्म गृहपति पाली भाषा में वॉज ऑफन यूज्ड इन पाली टेक्स्ट, और पाली भाषा में गृहपति शब्द का प्रयोग छोटे किसानों और जमींदारों के लिए किया जाता था। इसको मार्क कर लीजिए। द टर्म गृहपति वॉज ऑफन यूज्ड इन पाली टेक्स्ट टू डेजिग्नेट द सेकंड एंड थर्ड कैटेगरीज। तो सेकंड एंड थर्ड कैटेगरीज कौन सी हुई है समाज की? समाज की सेकंड और थर्ड कैटेगरीज हुई है। सेकंड कैटेगरीज तो हुई है जमींदार, और थर्ड कैटेगरी हुई है छोटे किसान। गॉट इट? आपने अपन ने जब फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा था 9th क्लास के अंदर, तो वहां पे भी जो समाज था वो 3 स्टेट्स के अंदर डिवाइडेड था। ठीक है, फर्स्ट क्लर्जी थे, सेकंड नोबल मैन थे, और थर्ड कॉमन मैन थे। और कॉमन मैन के अंदर ये फार्मर्स वगैरह जो भी थे, ये सब आते थे, अगर आपको ध्यान हो तो। ठीक है, सिमिलरली सेकंड और थर्ड कैटेगरी के अंदर, पहली कैटेगरी के अंदर तो आ गया राजा, सेकंड कैटेगरी के अंदर आ गया जमींदार, और थर्ड कैटेगरी के अंदर आ गया ये अपने छोटे मोटे किसान जो होते हैं ये। तो इनको पाली टेक्स्ट के अंदर क्या कहा जाता था? गृहपति कहा जाता। अब आगे बड़े बड़े जमींदार और गांव के जो चीफ होते थे, जो आज जो अपन इनको हिंदी में बोलते हैं ग्राम प्रधान, गांव के प्रधान जो होते हैं ग्राम प्रधान, और जो गांव के जो चीफ हुआ करते थे उस समय, वो शक्तिशाली माने जाते थे। मींस दे वर नोन एज पावरफुल, जो किसानों के ऊपर नियंत्रण रखते थे, यानी कि किसानों के ऊपर अपना कंट्रोल रखते थे। किसानों ध्यान रखते थे कि भाई किसान काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कंट्रोल। क्यों? क्योंकि जमीनें किसकी थी? जमीनें जमींदारों की थी। जमींदार मीन्स जमीन, उसके जमीन नाम उसके साथ जुड़ा हुआ ही है, लैंडलॉर्ड्स जिसको अपन बोलते हैं। तो जो बड़े बड़े जमींदार थे वो किसानों के ऊपर अपना पूरा नियंत्रण रखते थे, कंट्रोल रखते थे। और ये जो ग्राम प्रधान होते थे, जो गांव के जो मुखिया होते थे, इनका जो वंश होता था, यानी कि ज्यादातर ये कैसे होते थे? हेरिडिटरी होते थे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ग्राम प्रधान हूं, तो उसके बाद मेरा बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, इस तरह से हेरिडिटरी होते थे। ठीक है, और जो शुरू में जो तमिल टेक्स्ट या जो तमिल संगम साहित्य है में भी गांव में रहने वालों
अलग गांव में रहने वाले अलग अलग वर्गों के लोगों का उल्लेख है, यानी कि तमिल टेक्स्ट जो कि संगम टेक्स्ट कहलाता है, उसमें भी क्या है, गांव में रहने वाले अलग अलग वर्गों का, यानी कि अलग अलग क्लास के लोगों का, वर्ग मीन्स क्लास, अलग अलग क्लास के लोगों का रहने का अपने को उल्लेख मिलता है, यानी कि उसमें अपने को लिखा हुआ मिलता है। जैसे कि वेलार या बड़े जमींदार। अब वेलार, वेलार किसको बोलते हैं तमिल के अंदर वेलार, और अगर अपन उनको हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो बड़े जमींदार। हलवा या उलवर और दास अजमाई, ये तीनों क्लास के लोग हैं। हालांकि तमिल वर्ड है, बाकी ये क्या है, तीनों क्लास के लोग हैं। पहला तो आपका हो गया वेलार, दूसरा हो गया आपका हलवा और या उलवर, और थर्ड हो गया आपका दास अणिमाई। दास अणिमाई, दास का मतलब क्या हो गया, सेवक। दास का मतलब क्या हो गया, सेवक। तो ये हो गया। यह संभव है कि ये वर्गों की अलग अलग क्लास के जो लोग हैं और जो लैंड है उसके मालिकाना हक को बताता है, यानी कि उसके स्वामित्व को वो ये बताता है क्लासिफिकेशन की किस किस के पास किस तरह का से लैंड है। अब जैसे लैंड अपन ने पढ़ा है, सबसे पहले तो किसके पास है, बड़े जमींदार हो गए, ठीक है। उसके बाद लैंडलेस फार्मर हो गए, और फिर स्मॉल पीजेंट्स हो गए, छोटे किसान हो गए। ये तीन चीजें अपन ने पढ़ी हैं, और ये तीन चीजों के बारे में यहाँ पे भी अपने को मिलता है, तमिल टेक्स्ट के अंदर भी मिलता है। अब इस परिस्थिति के अंदर, अब जब क्लासिफिकेशन हो गया, समाज के अंदर क्लासिफिकेशन हो गया, तो इस सिचुएशन के अंदर क्या होता है, जो लैंड है उसके ऊपर किसका मालिकाना हक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। उसका स्वामी कौन है, उस जमीन का स्वामी कौन है, अब एक्चुअल स्वामी कौन है उस जमीन का, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन के सामने आया, जिसकी चर्चा प्राय अलग अलग टेक्स्ट के अंदर की जाती है कि अब राजा तो थे ही लैंड ओनर, राजा के पास तो पूरा एम्पायर था, फिर जमींदार, फिर स्मॉल फार्मर्स, फिर लैंडलेस फार्मर्स। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के अराइज हो गया कि लैंड तो अब लैंड का मालिक कौन है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, सपोज करिए जहां पे मैं अभी बैठा हूं ये मेरा घर है, और ये घर जमीन पे ही बना हुआ है, जमीन पे ही बनेगा। बट ये जमीन, फॉर एग्जाम्पल जब यहाँ पे ब्रिटिश रूल करते थे, उन्होंने मेरे को दी, तो अब इसका प्रूफ कैसे मिलेगा मेरे को, अब कि ये गवर्नमेंट, ये जो जमीन है ये मेरे को ब्रिटिशर्स ने दी, या ये जमीन मेरे को किसी राजा ने दी थी और ये जमीन अब मेरी है। बट और आज की तारीख में क्या है, रिकॉर्ड होना चाहिए। खैर ब्रिटिशर्स के टाइम में तो आपने पढ़ा था कि क्लास 8 के अंदर पढ़ा था कि ब्रिटिशर्स तो हर चीज का रिकॉर्ड रखते थे, तो वो गए तो वो सारे रिकॉर्ड इंडिया के अंदर ही छोड़ गए। तो अगर वो छोड़ गए तो मेरी जमीन का रिकॉर्ड भी उनके वहां पे मिल जाएगा, अपने नगर निगम या नगर पालिका के अंदर या कलेक्ट्रेट के अंदर मिल जाएगा। बट ब्रिटिशर्स को छोड़ के मान लीजिए किसी राजा ने दी, कि राजा तो यूं ही कह देते थे ठीक है ये जमीन तुम्हारी, तो अब उसका रिकॉर्ड, उसका स्वामी कौन। अब ये सारी चीजें क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है और काफी कंफ्यूजिंग भी है, और अलग अलग टेक्स्ट के अंदर क्या है, अलग अलग तरीके से देखी जाती है। क्लियर, एनी क्वेश्चन इस पैराग्राफ के अंदर, कोई क्वेश्चन पूछना है आपको इस पैराग्राफ के अंदर। क्लियर हो गया, अनुष्का, पायल, मिताली, रौनक, विजयलक्ष्मी और जो भी हैं, रोइन। क्लियर। अब बेटा एक आपके टेक्स्ट बुक के अंदर नीचे एक ब्लॉक में लिखा हुआ है गहापति।
ओके ओके विजयलक्ष्मी, यहां पे लिखा है गाहापति। अब देखते हैं ये गाहापति जो वर्ड इस पैराग्राफ में भी यूज में आया है, ये गाहापति होता क्या है? A Gahapati was the owner, master, or head of a household who exercised control over the women, children, slaves, and workers who shared a common residence. He was also the owner of the resources, land, animals, and other things that belonged to the household. Sometimes the term was used as a marker of status for man belonging to the urban elite, including wealthy merchants. So, गृहपति गृहपति क्या होता है? अपन देखें उसको ओनर मीन्स मालिक। आज मैं मेरे स्कूटर का ओनर हूं तो मैं मेरे स्कूटर का मालिक हूं, तो ओनर मीन्स मालिक। मास्टर और हेड ऑफ अ हाउस होल्ड मीन्स गृहपति क्या होता है? घर का मुख्य होता था। जैसे आज अपने घर का मुख्य कौन है? अगर दादाजी हैं तो दादाजी मुख्य हैं, पिताजी हैं तो पिताजी मुख्य हैं, जो भी अपने घर का मुख्य। तो गृहपति घर का मुख्य होता था और घर में रहने वाली महिलाओं, बच्चों, नौकरों और दासों, दासों मीन्स स्लेव्स, स्लेव्स पर नियंत्रण उसका कंट्रोल होता, वो इन सब चीजों पे कंट्रोल करता। अब घर से जुड़ी बहुत सारी चीजें होती हैं, अपने को मालूम है, ये तो खैर घर में रहने वाले लोग हो गए, इनके ऊपर तो कंट्रोल होता ही था। अब घर से जुड़ी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि घर से जुड़े भूमि यानी कि लैंड, जानवर या अन्य सभी वस्तुओं का वह मालिक होता था। या कोई सी भी वस्तु हो, चाहे जानवर हो, चाहे जमीन हो या और भी कोई वस्तु हो, सबका वो मालिक होता है। कभी कभी इस शब्द का प्रयोग शहरों में रहने वाले जो वेल्दी पर्सन्स थे, यानी कि जो प्रॉस्परस इंडिविजुअल्स थे और प्रॉस्परस ट्रेडर्स जो थे, जो प्रॉस्परस वेल्दी व्यापारी थे, के लिए भी होता था। और कभी कभी ये शब्द का प्रयोग किसके लिए होता था? जो शहरों में रहने वाले प्रॉस्परस वेल्दी पीपल हैं उनके लिए, और वेल्दी ट्रेडर्स के लिए भी कभी कभी इस शब्द का प्रयोग होता था। क्लियर? इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इसको। गॉट इट? क्लियर हो गया? आगे चलें? ठीक है, अब अपन चलते हैं आगे वाले टॉपिक के ऊपर। अब आगे वाला टॉपिक, ये अपन अभी तक अपन किससे जुड़ा हुआ टॉपिक देखता रहे? जमीन से जुड़ा हुआ। क्योंकि मैंने आपको बताया इकोनॉमिक्स के अपन ने 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देखे ही हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो लैंड सबसे बड़ा फैक्टर है, और अभी तक खेती किसके ऊपर हो रही थी? लैंड के ऊपर। समाज बट गया था जमीन को देखते हुए, जमीन को देखते हुए समाज बटा। ये अपन ने पीछे पढ़ा है, क्योंकि जिसके पास ज्यादा जमीन वो जमींदार, जिसके पास छोटी जमीन छोटा किसान, जिसके पास जमीन ही नहीं वो लैंडलेस फार्मर। तो जमीन के बेस पे क्या था? समाज बटा हुआ। तो इसी से जुड़ा हुआ टॉपिक अपन आगे देखते हैं कि जैसे मैंने बताया था अभी आपको कि भाई राजा, अभी एग्जाम्पल दिया था मैंने आपको कि भाई ब्रिटिशर्स तो खैर रिकॉर्ड रखते थे अपना कि भाई हमने इस जमीन इस फलाने व्यक्ति को दी है, बट राजा तो क्या था? राजा तो यूं ही दे देता था, उसका रिकॉर्ड कहां से लाएंगे? आज मैं मान लीजिए कोई जमीन खाली पड़ी है और उसके ऊपर कब्जा कर लेता हूं, और फिर जब मेरे पास गवर्नमेंट के लोग आते हैं कि आपने इस जमीन के ऊपर कब्जा कैसे कर लिया, और फिर मैं उनसे कहूं ये जमीन तो मेरे को फलाने फलाने राजा ने दी थी, तो उसको कोई मानेगा थोड़ी। दी थी तो बताओ।
अब बताएं कैसे। तो इसीलिए जब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई, इसीलिए जब डेमोक्रेसी आई, डेमोक्रेसी से पहले क्या थे अपने 1947 से पहले क्या थे, राजा महाराजा हुआ करते। जब अपन इंडिपेंडेंट हुए तो ऐसा कोई रिकॉर्ड था ही नहीं। ब्रिटिशर्स के टाइम तक का तो ठीक है, ब्रिटिशर्स के टाइम तक का तो रिकॉर्ड मिल जाएगा अपने को कि उन्होंने यहाँ तक दिए, बट उसके पहले का कोई रिकॉर्ड था नहीं, क्योंकि राजा महाराजाओं तो ऐसे ही दे देते थे, दान में दे दी जमीन। तो जैसे ही अपना देश आजाद हुआ तो ये सारी जमीनें जितनी राजा महाराजाओं की थी सब किसने ले ली, गवर्नमेंट ने अपने अंडर में, गवर्नमेंट ने अपने अंडर में ले ली। तो ताकि जिससे पता चल सके कि ये जमीन किसकी है, किसको दी गई थी, किस पर्पस के लिए दी गई थी, वो सारी चीजें। तो इसी तरह अब अपन पढ़ते हैं इसी चीज से जुड़ी हुई पुराने टाइम के अंदर लैंड ग्रांट्स एंड न्यू रूरल एलिट्स। ये वर्ड आप इसको इलाइट यूज मत करना, इलाइट प्रोनाउंसिएशन गलत है इसका, ठीक है। जब भी इसको प्रोनाउंस करो तो इसका वर्ड, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है एलिट। लैंड ग्रांट्स एंड न्यू रूरल एलिट। एलिट का मतलब होता है वेल्दी, हिंदी में बोलते हैं संप्रभात, और दूसरा भी हिंदी मीनिंग निकलते हैं जैसे हाई क्लास, उच्च वर्ग, और विशिष्ट वर्ग यानी कि एक स्पेशल क्लास ऑफ पीपल जो कि रिच होती है, इस तरह से वह प्रॉस्परस होती है। तो लैंड ग्रांट्स एंड न्यू रूरल एलिट्स मींस भूमि दान और नए मींस वेल्दी रूरल पीपल, यानी कि भूमिदान और नए संप्रभात ग्रामीण। संप्रभात मीन्स वेल्दी और गांव में रहने वाले लोग ग्रामीण। समझ में आया टॉपिक? क्लियर? टॉपिक समझ में आ गया? ठीक है, तो अब इस टॉपिक को अपन कल कंटिन्यू करेंगे। क्लियर? क्योंकि 1 मिनट है, मैं समझा नहीं पाऊंगा इस 1 मिनट में। और कोई अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, और नहीं तो मेरे व्हाट्सएप पे कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम आए तो पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू बेटा, थैंक यू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।